नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए क्या मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर और माफिया डॉन जरूरी हैं? और जब चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को अपराधियों का सहारा है, तो यूपी को अपराध मुक्त बनाने के दावों और ऐसे दावे करने वाले नेताओं की नीयत पर सवाल क्यों ना उठे? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध को मुद्दा बनाने वाली मायावती अब खुद यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सहारे दिखाई पड़ रही। बीएसपी 2005 से ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी के स्वागत को तैयार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे दागी नेताओं को टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद से ही उम्मीद थी कि मुख्तार अंसारी का अगला ठिकाना बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। थोड़ी ही देर में मुख्तार अंसारी उनके भाई अफजल समेत मुख्तार के करीबी बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, और इसका ऐलान हो सकता है खुद मायावती ही कर दें। यूपी में भले मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल बहुत मोटी है, लेकिन पूर्वांचल के करीब 20 जिलों में उनकी पार्टी की मुस्लिमों और पिछड़ों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। और 2012 में हुए चुनाव में मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल को करीब 15% वोट के साथ 2 सीटें भी मिल गई थी। तो क्या माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर मायावती इसीलिए मेहरबान हो रही है? ताल ठोक के आज हम पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए माफिया और अपराधी जरूरी क्यों हैं? जो खुद दंगों के आरोपी हैं, उनके सहारे सांप्रदायिकता के खिलाफ मायावती कैसे लड़ेंगी? क्या मायावती अब मुख्तार जैसे अपराधियों के सहारे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लाएंगी? और क्या मुख्तार अंसारी को अपना पोस्टर बॉय बनाकर मायावती मुसलमानों का दिल जीत पाएंगी? बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक वे आपराधिक तत्व शासन व प्रशासन पर पूरी तरह से हावी हैं। हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे जो सांप्रदायिक ताकतों को हराने में सबसे आगे होगी। ये हमारा फैसला है। सभी सेकुलर लोगों से बातचीत चल रही है। ये बात सर्वविदित है कि सपा एक परिवारवादी व एक विशेष समुदाय तथा एक विशेष क्षेत्र की ही पार्टी होने के साथ साथ ये गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों की ही खास पार्टी मानी जाती है। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में शुरू से ही यहाँ अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि तत्वों के जंगल राज वाली ही हुकूमत रही। अगर आप इस तरीके के लोगों को रखेंगे तो न सिर्फ ये कि कानूनी व्यवस्था ठीक करने में दुश्वारी पैदा होगी, बल्कि आपकी अपनी इमेज भी खराब होगी। तमाम राजनीतिक दलों को इस तरीके के लोगों से दूर रहना चाहिए। गुंडा तत्वों को, माफिया तत्वों को, अपराधी तत्वों को अपनी पार्टी में वो जगह दे रही हैं, तो उनको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी संकल्प शक्ति कहाँ गई है, जब वो खुद गुंडा तत्वों के भरोसे इस चुनाव मैदान में जा रही हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मायावती माफिया मुख्तार के सहारे खत्म करेंगी यूपी में गुंडा राज? दूसरा सवाल, माफिया डॉन मुख्तार के सहारे मुस्लिमों का दिल जीतेंगी मायावती? तीसरा सवाल, मुस्लिम वोटों के लिए दंगों के आरोपी मुख्तार पर मायावती मेहरबान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में जीत के लिए माफिया और अपराधी जरूरी है? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। जूही सिंह हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता होने के साथ साथ चेयरपर्सन है यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की। स्वागत है जूही सिंह आपका। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, अब से कुछ मिनट के बाद मुझे जानकारी दी गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे। रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले करीब 2 से ढाई दशक से वो कवर कर रहे हैं। उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। साथ ही आपको बता दें, मेरे सहयोगी विशाल पांडे दिल्ली में माफ कीजिए लखनऊ में इस वक्त जहां मौजूद हैं, वहां मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही है, अब से कुछ सेकंड के बाद शुरू होने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती क्या अहम बात कहने वाली हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। एमएच खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं। एक नारा हमने सुना था मायावती का, बहुत पहले से लगता आया, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो हाथी उतर गया क्या सर अब छाती से? नहीं, आप हमारी बात को कहना चाहते हैं। ये बात ऐसी नहीं है। आज भी हम गुंडों और माफियाओं के खिलाफ हैं, लेकिन अगर कोई सुधरना चाहता है, कोई सुधार अपने अंदर लाना चाहता है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं है कि हाँ हम उसको सुधारने की कोशिश में, अगर आ रहा सुधरने की कोशिश में आया तो नहीं करेंगे। अभी आप देखिए, राजा भैया हैं समाजवादी पार्टी में, उनके खिलाफ टिकट नहीं दिया गया है। एक यादव जी हैं, देखिए आपके सीतापुर के विधायक हैं, उनकी बिल्डिंग यहाँ लखनऊ में गिराई गई, सीतापुर में गिराई गई, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने गिरवाई और उसके बाद फिर पार्टी का टिकट दे दिया गया है। आप देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के शासन में एक MP हुआ करते थे आजमगढ़ से, वो कुछ ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शिकायत बहन जी को मिली और वो सीधे उनको बुला लिया अपने आवास पर और पुलिस को बुला के पकड़वा दिया। तो ये जो अजय राय जी हैं, देख लीजिए आपके कांग्रेस पार्टी में ये लोग हैं क्या? ये सब साफ सुथरे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अभी हमको जानकारी नहीं है कि हाँ इनको ज्वाइन कराया गया कि नहीं कराया गया, जब ज्वाइन हो जाएंगे तब उनके बारे में हमसे पूछिएगा कि हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं, किस आधार पर बहन जी ने उनको लिया है। बहन जी का तो नारा है सब समाज को साथ में लेकर चलने का। और देखिए, जब उनका शासन होता है तो गुंडे परास्त हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनके शासन में गुंडई नहीं चलेगी, ना साम्प्रदायिक शक्तियां आगे बढ़ पाएंगी। ये तो पक्का वादा हम आपसे करते हैं और इसलिए कर रहे हैं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर सबको पूरी दुनिया में मालूम है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा होता है। सर, समय खत्म हो गया और मुझे हैरानी है कि अभी आप कह रहे हैं कि तय नहीं है वो पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सर, आपकी आवाज बंद हो गई है। मैं आपको बता दूं 1.5 मिनट का समय मिलता है, लेकिन मुझे हैरानी है अभी आप तय नहीं है कि वो आ रहे हैं आपकी पार्टी में कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने भूमिका पूरी बांध दी कि भाई अगर कोई सुधरना चाहता है तो उसको मौका क्यों नहीं देंगे मायावती। जूही सिंह, आपकी सरकार पर लगातार ये आरोप लगा कि गुंडों की सरकार है और ये आरोप लगाने वाली सबसे बड़ी मायावती थी। अब जब वो खुद मुख्तार अंसारी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उस मुख्तार अंसारी को जिसको टिकट नहीं देने की वजह से अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव में एक तरह से तलवारें खिंच गई थी, क्या आपको लगता है कि एक तरह से मायावती ने अपने आप वो आपके ऊपर जो आरोप लगाया था उसको वापस ले लिया आज? अरोज जी, जैसा कि आपने कहा, समाजवादी पार्टी में कठिनाई तभी शुरू हुई जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये अपोज किया कि वो मुख्तार अंसारी को या अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। अब BSP ने आज उनको स्वीकार किया है, उनको टिकट दे रहे हैं, उनकी अपनी ईमानदारी है और वो किस तरह से इस बात का जवाब जनता को देंगे ये मायावती जी बेहतर जानती हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये एक बहुत महत्वाकांक्षा, सत्ता पाने की एक भूख जिसके लिए आप किसी को भी ले लेंगे। समाजवादी पार्टी अपना रास्ता तय कर चुकी है और उसी रास्ते पर चलेगी, जनता के बीच में जाएगी, मुद्दों पर वोट मांगेगी। मायावती जी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, ये भी उनकी नकारात्मक राजनीति का एक पक्ष है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो भी यही बात उभर के आएगी कि वो वोट किस तरह से मांगती हैं। बाकी जहाँ तक मुख्तार अंसारी वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सियासत है, उनको कहीं भी जाने का हक है, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता ही करेगी। क्या जनता अब भी इस तरह के नेताओं को वोट देना चाहती है? बिल्कुल नहीं देना चाहती है। समय बदल गया है और हमने भी एक जवाबदेही, एक प्रश्न चिन्ह समाजवादी पार्टी पर भी लगा था जब कौमी एकता दल का विलय हुआ था। जस्टिफाई करने की कोशिश हमने भी बहुत की थी, लेकिन जनता इस जस्टिफिकेशन को समझती नहीं है। जो गुंडा है वो गुंडा है, जो माफिया है वो माफिया है, जो मुकदमे दर्ज हैं वो जानती है अच्छी तरह कि कौन से मुकदमे सीरियस हैं और कौन से मुकदमे सीरियस नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता सिरे से, अगर हम भी इस तरह के किन्हीं लोगों को खड़ा करेंगे तो निकालेगी और डिफेंड नहीं कर पाएगी। मैं वापस आता हूं आपके पास। इस बीच संबित पात्रा हैं, रामदत्त त्रिपाठी साहब, मैं जल्दी से आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं, ये बताते हुए कि मायावती ने शुरुआती जो बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूमिका बनाते हुए शुरू की हैं, वो कह रही है मेरी सरकार में विशेष ध्यान दिया था, यदि किसी भी धर्म के व्यक्ति पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भिजवा दिया गया हो तो ऐसे लोगों के साथ हमारी सरकार ने अन्याय नहीं किया। इससे लगता है कि वो मुख्तार अंसारी को
लाने का ऐलान करने के लिए भूमिका वहां पर बांध रही हैं, पर क्या वाकई मुख्तार अंसारी फर्जी मुकदमों में अंदर है त्रिपाठी साहब? नहीं, ये कहना तो मेरे लिए उचित नहीं है कि फर्जी मुकदमों में है, क्योंकि तमाम मामले अदालत में हैं उनके खिलाफ और कई में वो छूट भी चुके हैं। और हमारे एक ये भी सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यही है कि जो हमारी अदालती प्रक्रिया है, एक तो उसमें बहुत सालों साल लग जाते हैं और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने में इतने साल लगते हैं। फिर उसमें लीगल दिक्कत ये आती है कि जब तक फाइनली किसी को कन्विक्ट न कर दिया जाए तब तक कैसे वंचित किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने अपने खुद के इंट्रो में कहा कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार है, और जाहिर है कि चूंकि उनकी जो बुनकर बिरादरी है उसमें भी अच्छा खासा दखल है। इसके अलावा ये परिवार एक पुराना राजनीतिक परिवार है और चूंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर केसेस हैं और माफिया छवि है, बाकी दोनों भाइयों पे नहीं है। तो त्रिपाठी जी थोड़ा सा आपको रोकता हूं माफी चाहते हुए। मायावती के मुख से ही सुनते हैं वो मुख्तार अंसारी के लिए क्या कसीदे पढ़ रही हैं आज। खासकर पूर्वांचल के कृष्णा नंद राय की हत्या से जो जोड़कर देखा जाता है तो ये घटना सन 2005 में सपा सरकार के समय में घटी थी, जिसे अब बरसों बीत चुके हैं, जबकि इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई है। लेकिन संबंधित अंसारी परिवार के मुताबिक इसकी पुष्टि के इनके आरोपी लोग आज तक भी कोर्ट में इसके पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं। इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर तब इनको यानी कि अंसारी परिवार को बीएसपी में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस समूचे परिवार के वर्षों से राजनीति में सक्रिय बने रहने की वजह से वर्तमान में यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इनके कुछ सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके तहत मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से नई व नौजवान पीढ़ी को भी राजनीति में आगे लाने के उद्देश्य से इनके अपने खुद के बेटे अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। तथा गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट से इनके बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी, जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, इनको भी यहां से टिकट दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहां मैं ये बात भी जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी सपा व बीजेपी आदि की तरह इनके नामी ग्रामी आपराधिक छवि वाले, खासकर अतीक अहमद, ब्रिजभूषण शरण सिंह, विजय मिश्रा, विजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, डीपी यादव, चंद्रपाल व दीप नारायण यादव आदि जैसे लोगों को अपनी पार्टी में कतई भी शामिल हमारी पार्टी कतई भी शामिल करने वाली नहीं है। अर्थात ऐसे आपराधिक छवि वाले तत्वों को बीएसपी में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक ये लोग खुलेआम वे पर्दे के पीछे से भी अपने आपराधिक कृत्यों को करना बंद नहीं कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, तो 3 दिन पहले जी न्यूज ने आपको ये बता दिया था कि मायावती तैयारी कर चुकी है, मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को मायावती की पार्टी से टिकट मिल रहा है। और जी न्यूज ने आपको यह भी बता दिया था कि मायावती पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं इस बात को दरकिनार करते हुए कि उनकी पूरी राजनीति पिछले 5 साल से कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रित रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार का खिताब वो देती रही हैं और उसके बाद आज उन्होंने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को टिकट देने का ऐलान यह करते हुए कह दिया कि उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था। डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आरडी त्रिपाठी पत्रकार हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी भी वहां से होंगे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जूही सिंह हंस रही हैं और एमएच खान साहब, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग
जिनको मायावती पे यकीन हो रहा होगा वो इस समय हंस रहे होंगे। मायावती जिस तरीके से दलीलें दे रही हैं मुख्तार अंसारी के पक्ष में सर, उसके बाद तो ये कहना चाहिए कि ना खाता ना बही, जो बहन जी कहें वही सही। आज तो पाप धुल गए सारे मुख्तार अंसारी के, अब तो पवित्र हैं वो गंगा की तरह। नहीं, देखिए ऐसा है, उन पे मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमा कोई अभी सजा उसमें नहीं हुई है। और जूही सिंह जी हंस रही हैं। डॉक्टर साहब 2004 से जो आदमी जेल में है सर, टिकट दिया था, सर 2004 से जो आदमी जेल में है सर, अंसारी को उसके लिए आप क्या दलील देंगे सर? सिबगतुल्लाह अंसारी को टिकट इन्होंने दिया कि नहीं दिया, ये बता दें जरा सर। 2004 से जो आदमी जेल में है, क्या कर रहे हैं, उसकी क्या पैरवी करेंगे सर आप? मैं कह रहा हूं सिबगतुल्लाह अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया सर। उनको तो आप कहते हैं ना गुंडों की पार्टी है, के शासन काल उनको तो आप घोषित कर चुके ना गुंडों की पार्टी सर। आप नहीं थे ना गुंडों की पार्टी, बाकियों ने तो भर रखे थे गुंडे, आप नहीं थे गुंडों की पार्टी। अरे तो गुंडों की पार्टी आप भी हो गए ना, कह रहे नहीं है पार्टी, आप भी हो गए ना सर, कह ही रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं गुंडों आप भी हो गए ना गुंडों की पार्टी। हम तो कह रहे हैं ना, आप मानते हैं ना बिना गुंडों के चुनाव नहीं लड़ा जाता उत्तर प्रदेश में। आप मानते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं होता, गुंडों से सरकार चलवानी होती है। ये सबगतुल्लाह अंसारी को टिकट इन्होंने दिया था, मानिए ना सर कि गुंडों से सरकार चलवाएंगे आप लोग भी अगर सरकार में आए तो? नहीं, बात मेरी पूरी सुन लीजिए ना आप। अगर 1 मिनट आप देंगे मुझे तब तो हम जवाब दे पाएंगे। फिर से घड़ी चलाता हूं, पूरा 1 मिनट अब से आपके पास है, पूरे 60 सेकंड आप बोलिएगा बिना किसी टोका टाकी के। बोलिए, अब शुरू कीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि सिबगतुल्लाह अंसारी साहब को समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दिया था, राजा भैया को टिकट इन्होंने नहीं दिया, उनको जगह पे सीट नहीं खड़ी किया। 300 से 400 दंगे इनके शासन में हुए हैं, दंगाई मुख्यमंत्री घोषित हो चुके हैं। कहां से पाक साफ है? इनके बाप कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी कि मुसलमानों का अहित किया अखिलेश ने। इनके पिताजी कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी कि ये 4 बार रामगोपाल यादव भाजपा से मिल चुका है, ये सांप्रदायिक पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो आप इन चीजों को क्यों ना गौर करते हैं? अगर मैंने ये कह दिया कि यहाँ से सिबगतुल्लाह अंसारी अब उनका टिकट छोड़ के मेरे पार्टी में आ रहे हैं, विधायक हैं, 3 बार से मुख्तार अंसारी विधायक हैं, और अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सर्व समाज को हित में लेकर के हमने फैसला ले लिया है, तो इसमें क्या बुराई है? इनके पार्टी में कितने गुंडे हैं अभी गिनवाना शुरू कर दें तो आपको 1 मिनट कम पड़ जाएगा। और ये एक भी दंगे पे काबू नहीं पा पाए हैं, और अगर ये इतने ही काबिल थे, इतने ही सक्षम थे तो समाजवादी। सर 1 मिनट पूरा हो गया और 1 मिनट में भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि इनकी पार्टी में भी गुंडे हैं। तो फिर आप भी वही कर रहे हैं ना जो उनकी पार्टी कर रही है, यही तो मेरा सवाल है। आपने उनको घोषित कर दिया गुंडों की पार्टी, आप अपनी पार्टी में क्या ला रहे हैं सर? हमने तो उन लोगों को लिया है, हमने तो उन लोगों को लिया है जो अपने आप को सुधारना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने तय कर दिया। मेले हैं, हम उनको अब सजा कुछ नहीं हुई उनको। बहुत बढ़िया सर, यही तो मैं कह रहा था, ना खाता ना भाई, जो मायावती जी कहते हैं वो सही। मुकदमा से गुंडा थोड़ी मान लिया, ठीक बात है सर, बिल्कुल आतंकवादी भी नहीं माना जाता सर मुकदमा चलने से। बिल्कुल सही है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट सजा दे दे सर, राष्ट्रपति उसको खारिज कर दे माफी याचिका को, तब लोग आतंकवादी नहीं मानते सर। यहाँ तो कोर्ट में पड़ा केस चल रहा है, 2004 से आदमी जेल में। अभी लिस्ट पढ़ना शुरू करूं सर, आधा घंटा खत्म हो जाएगा। मुख्तार अंसारी पर कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं और उनके क्या क्या कारनामे हैं। उसके बाद भी आप कहेंगे कि नहीं मुख्तार अंसारी पाक पवित्र हैं क्योंकि मायावती ने उनको पार्टी में ले लिया। सर निकाला क्यों था उनको पार्टी से, बताइए ना, क्यों निकाल दिया था? पहले भी तो आप ही के विधायक थे ना, क्यों निकाल दिया था सर? नहीं, मैं हाँ, पहले हमारे विधायक थे, हमारे मर्जी के खिलाफ वो काम नहीं कर रहे थे तो उनको पार्टी से जाना पड़ा। अब वो आपने आपको सुधार रहे हैं, मतलब जिससे आप कहते थे उससे वसूली नहीं करते थे, अपनी मर्जी की वसूली करने लगते थे, इसलिए आपने निकाल दिया। जिससे आप कहते थे उससे रंगदारी ना लाके दूसरे लोगों से रंगदारी लेते थे, इसलिए आपने निकाल दिया। अंसारी के सहारे जिसको आप मारने को कहते थे उसको नहीं किसी और को मार देते थे, इसलिए आपने निकाल दिया था। ये कहीं साबित नहीं है, यही वजह थी ना सर। अपने मुंह से कहते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो घटना है, इस घटना में आप इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं, गुंडई करते रहे, इज्जत लुटती रही है। आप ही के टीवी चैनल पर दिखाया गया बुलंदशहर के घटना को। आजम खान ने क्या कहा? आजम खान आज भी कह रहे हैं कि बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे सर, अब आप किस मुंह से कहेंगे ये तो बताइए। दुश्मन मार रहे हैं, अब आप किस मुंह से कहेंगे ये तो बताइए सर, कम से कम। अब तक कहते थे तो लोग सुनते थे आपकी बात, अब किस मुंह से जाके कहेंगे कि ये गुंडों की पार्टी है? जाके वो रोक नहीं पाए। बताइए ना किस मुंह से जाके कहेंगे लोगों को कि ये गुंडों की पार्टी है? जुड़ गया, लाखों लोगों का सिंदूर जुड़ गया, वो मसला कहाँ है?
उस पर आपका कोई जवाब नहीं है, ना उस पर आप बोल पाते हैं, ना कांग्रेस को जोड़ा जाओ। प्रियंका गांधी का नाम लेते, प्रियंका गांधी खुद ही अपना उसमें फंसी हुई है, क्या नाम है, जमीन घोटाले में। सर घुमाते रहिए, जपते रहिए बहन जी का नाम और कहते रहिए कि खाता ना भाई, जो बहन जी कहते हैं वो सही। और ये बात साबित हो रही है आज एक बार फिर से, जिस आदमी को आप लोगों ने खुद पार्टी से निकाला, ये तो आप आज आप खुद पार्टी में लेके आ रहे हैं। सर तस्वीर देखिए सर टेलीविजन पे, कह रहे हो सर टेलीविजन पे तस्वीर देखिए सर, ताली बजाइए, उसके बाद टेलीविजन पे तस्वीर देखिए, ताली बजाइए और लोगों को बताइए कि हम गुंडा राज से मुक्ति दिलाएंगे, हम मुख्तार अंसारी को ले आए। जूही सिंह, जिस पर मुकदमा साबित नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी के शासन में मुकदमा कायम हुआ था, अगर वो हमारी पार्टी में आ रहा है तो हम इसमें क्या बुराई तो है? इसका मतलब समाजवादी पार्टी के राज में जितने लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं, जितने लोग जेल में बंद हुए, सबको बाहर निकालिए, दे दीजिए टिकट। 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। सर सुनिए ना, जितने लोग समाजवादी पार्टी के 5 साल में जेल में गए हैं, जिन पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ले आइए उनको पार्टी में, दे दीजिए टिकट। यूनिवर्सिटी किसने बनाया? बहन जी ने बनाया। बहन जी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। सुनिए, ये इल्जाम लगाना कि मुख्तार अंसारी के जरिए सर सुनिए, अब आए ना आप लाइन पे, अब आए ना आप लाइन पे सर, अब लाइन पे आए ना कि मुसलमान है इसलिए टिकट दे रहे हैं। हाँ, अब आए ना आप लाइन पे, अब लाइन पे आए आप, बोलिए जूही सिंह क्या कह रही हैं? नहीं मुसलमान, आप लाइन पर नहीं है, आप दूसरों को सुन लीजिए सर, सबको टिकट दिया जा रहा है। खान साहब दूसरों को सुन लीजिए, कोई जवाब नहीं है आपके पास, आपके पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं है कि दूसरी पार्टी में भी गुंडे हैं तो हम क्यों ना लें। अब सुनिए जूही सिंह की बात को। ये तो मायावती जी की बयान से ही स्वतः जागृत है कि वो क्यों इनको ले रही हैं। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई और बहुत खूबियां बताई मुख्तार अंसारी और पूरे परिवार की, और साथ ही एक और लिस्ट गिनाई। तो मुझे ये, हम भी जवाब नहीं दे पाए थे जब हमने उनकी पार्टी का विलय किया था, हम भी इसी तरह निशब्द थे। लेकिन पहली बार क्राइम का भी इन्होंने धर्म के आधार पे डिवीजन कर दिया कि गुंडे जो हैं वो एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, और एक पर्टिकुलर धर्म के अगर आप हैं तो उनका हम सुधार कर सकते हैं। मायावती जी का हृदय बहुत बड़ा है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बहुत खतरनाक ट्रेंड है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मुझे आशा है कि सत्ता की इतनी भी भूख नहीं होनी चाहिए कि सारे आप मापदंड और सारे फीडबैक जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनको हटाकर आप बिल्कुल ही निर्द्वंद तरीके से कहें कि समाजवादी पार्टी ने फर्जी मुकदमे लगवाए हैं, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। आईफोन दे रही हो आप, उनकी लोगों को बिगाड़ने का काम कर रही हो आप कह रही हो घी और तेल देंगे, बजाय एजुकेशन पे बढ़ाने के घी तेल की बात कर रही हो आप, और माफियाओं पे कब्जा करने की, माफियाओं पे कब्जा करने की बात नहीं कर रही हो आप, हम माफियाओं को दबा देंगे। ये बात कभी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के बात में कभी नहीं बात किया आपने, ना आपके मुख्यमंत्री ने बात किया। लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा? आज भी नहीं सुधर रहा है। आप जो घी तेल की बात कर रही हो, आईफोन की बात कर रही हो, पढ़ाई पर, शिक्षा पर कोई विचार नहीं आपका है, विकास पे कोई विचार नहीं आपका है। आपका तो सीधा सीधा, जो बेटा अपने बाप का नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा जूही जी? जो बेटा अपने चचा का नहीं हो सका वो जनता का क्या होगा जूही जी? जो बेटा अपने सगे चचा का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा जूही जी? ये तो बताइए। जो अपने घर परिवार को नहीं संभाल पाएगा वो जनता को क्या संभालेगा, उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा जूही जी? ये सब सवाल जनता पूछेगी आपसे, और ये भी पूछेगी 5 साल में आपने किया क्या? 2.5 साल के बाद वही योजनाएं जो बहन जी ने लाई थी उसी को अमल शुरू कर दिया। आपके पास योजना ही नहीं है, आपके पास कुछ ही नहीं है, घी तेल के अलावा है क्या आपके पास? आवाज आप कर रहे हैं, त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। ठीक है सर, सरकार जब उत्तर प्रदेश में ऐसे ही चलेगी, लगता है अगर आप लोग चुनाव जीतेंगे तो गुंडागर्दी से दूसरों को दबा के, किसी को सुनेंगे नहीं, किसी की सुनने नहीं देंगे, केवल अपनी चलाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज मायावती ने ऐलान कर दिया कि मुख्तार अंसारी पे जितने केस दर्ज हुए वो तो सब फर्जी थे, उनके ऊपर बीजेपी विधायक की हत्या का केस चल रहा है, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए कोई गारंटी नहीं वो असली हो। और मुख्तार अंसारी अब तो सुधरना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी सुधार गए हैं, इसलिए मुख्तार अंसारी को हम टिकट दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी किस मुंह से कहेंगी मायावती? उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, ये किस मुंह से कहेंगी मायावती? इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जी न्यूज ने जो आपको 3 दिन पहले बताया था उसका ऐलान आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कर दिया। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के 2 लोगों को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल करके उन्हें टिकट दे दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती जो लगातार समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताती रही, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बताती रही, औरतों की इज्जत का नारा लगाती रही, अब वो खुद
गुंडों के सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की तैयारी करें। और हैरानी की बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से मुख्तार अंसारी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। जो ये कोर्ट केसेस की लिस्ट है जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ इतने सारे चल रहे हैं, जो उन पर आरोप हैं, वो सब फर्जी मायावती ने करार दे दिए, कुल मिला के केवल 30 सेकंड के अंदर अंदर। एमएच खान फिलहाल हमारे साथ नहीं है, मुझे बताया गया। हम कोशिश कर रहे हैं वापस आ जाएं, वो इस चर्चा का हिस्सा बन जाएं। रामदत्त त्रिपाठी साहब, ये कैसी राजनीति है? आपने सुना पिछले आधे घंटे से लगातार एमएच खान ऐसी चीज को जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, ये कहते हुए कि और पार्टियों में भी तो ऐसे दागी छवि के लोग हैं। उनका मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना सर, वो दूसरी पार्टी को गुंडों की पार्टी नहीं कहते ना सर, वो तो मानते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं और हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आज जो मायावती जी ने बयान दिया उसमें इतना ही नहीं है कि उन्होंने अंसारी बंधुओं को लिया है, बाकी कई नाम गिनाए हैं और उनको भी दावतनामा दिया है कि अगर वो सुधरने की गारंटी दें तो उनको भी प्रवेश मिल सकता है, टिकट मिल सकता है। दरअसल ये जाहिर ये करता है कि मायावती जी कितनी हताश हैं। ये उनमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है कि इस समय आत्मविश्वास की कितनी कमी है और कि वो मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को इस तरह से और इस तरह की दलीलें एक मुख्यमंत्री होते हुए जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था संभालना। और मायावती का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था पब्लिक के बीच में, जब भी कहीं बात की जाए तो लोग कहते हैं कि भाई मायावती के टाइम पे थोड़ा अफसरशाही टाइट रहती है और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है। आज मायावती ने अपना सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वो खो दिया है और जाहिर यही करता है कि इस समय चूंकि सवर्ण उनकी तरफ नहीं आ रहा है इस बार, तो वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस तरह का जस्टिफिकेशन वो बिना इस तरह का जस्टिफिकेशन दिए भी एडमिट कर सकती थी, उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कहना क्योंकि मुकदमा तो कोई पार्टी नहीं जाया करती, मुकदमा उनके ऊपर वो कौन सी छवि वाले लोग हैं जिनमें से आधे लोग जी जिनमें से आधे लोग सपा में हैं और आधे लोग भाजपा में हैं। और बहन जी इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, कि आप तो स्वच्छ छवि की बात करते हैं। बीएसपी में पहली बात तो हमारी पार्टी जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको बीएसपी में नहीं लेती है, और लेकिन उनको सुधरने का भी मौका जरूर देती है। यदि उनमें से कुछ लोग गलत संगति की वजह से, यानी कि कुछ लोग भले होते हैं गलत संगति की वजह से, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार थी तो मैंने पुलिस कर्मियों की, आईपीएस ऑफिसर्स की मैंने मीटिंग बुलाकर उनको ये कहा था कि आप अपने जिले में ये देखो जो भले लोग हैं और गलत संगति में फंसकर वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो आप विशेष अभियान चलाओ कि वो अच्छे रास्ते पर। क्या बहन जी मुख्तार जी भले इंसान हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके बारे में जो खास तौर से जो आरोप लगाए गए हैं और जो उन्होंने जो सन 2005 का मैंने हवाला दिया है उसके बारे में मैंने काफी कुछ डिटेल में बता दिया, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में तो कभी भी क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं रहे हैं, और हमारी पार्टी ने ये पूरा प्रयास किया है कि जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और वो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, बीएसपी के नेतृत्व में वो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं और वो मुझे आश्वासन देते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो मैं समझती हूँ कि उन्हें हमें सुधरने का मौका देना चाहिए। जहाँ तक अंसारी परिवार का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में जिस तरीके की एक धारणा लोगों ने बनाई हुई है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। तथ्यों के आधार पर आप लोगों को बोलना चाहिए। जो इनके ऊपर खास तौर से हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि इनका हाथ हत्या के अंदर है, तो क्या आज तक वो सबूत पेश कर पाए हैं? सीबीआई ने भी सुनिए, मायावती सारे कोर्ट केसेस को धता बता के ये कह रही है तथ्यों के आधार पे बात कीजिए अंसारी परिवार के बारे में। तो अंसारी परिवार के बारे में तथ्य आप लोगों को जानने चाहिए। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में 2005 से विभिन्न आरोपों में मुख्तार अंसारी बंद हैं। पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में जो उनका हाथ होने का आरोप है उसमें वो जेल में बंद हैं।
दिल्ली कोर्ट में उनके ऊपर यह मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद यह मामला दिल्ली में ट्रांसफर कर देना पड़ा था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर एक अलग से केस चल रहा है, वो मकोका के तहत चल रहा है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। वो इसलिए चल रहा है कि वो प्रेम प्रकाश यानी कि मुन्ना बजरंगी के साथ एक क्राइम सिंडिकेट चला रहे थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। इसके अलावा मऊ में दंगे भड़काने का आरोप भी उनके ऊपर लगा हुआ है, उसका भी एक केस उनके खिलाफ दर्ज है। उनका नाम किडनैपिंग मर्डर के मामले में आया जब उनका एक साथी बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक थे। यूपी एसटीएफ ने 2004 में एक आदमी को पकड़ा था जिसके ऊपर आरोप था कि वो आर्मी से भागा हुआ था और उसके पास एक लाइट मशीन गन थी जो कि वो मुख्तार अंसारी को मुहैया कराने वाला था। अंसारी के ऊपर कुल मिलाकर 30 के आसपास छोटे बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो जेल से ही अपना व्यवसाय चलाते हैं और जेल से ही यह भी तय हो जाता है वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और उससे हारेंगे या जीतेंगे। एमएच खान साहब, आप लोग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं कि सुधार गृह खोल रखा आप लोगों ने? जी नहीं, राजनीतिक पार्टी भी चला रहे हैं और सुधरने के वाले जो हैं उनको मौका भी दे रहे हैं। आप जरा राजा भैया के बारे में जरा इतिहास बताइएगा, जरा राजा भैया का इतिहास खोलिए ना। आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एकदम हमलावर हो रहे हैं। राजा भैया की जो स्थिति रही है बीच में वो टीवी चैनलों की वजह से रही है, आपको पता है ना अच्छे से। राजा भैया की जो स्थिति रही है वो अकेली मायावती की वजह से नहीं रही है, वो टीवी चैनलों की वजह से रही है। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं आपको। राजा भैया के तालाब कौन दिखा रहा था? राजा भैया की हवेलियां कौन दिखा रहा था? उनकी सारी करतूतें किसने सार्वजनिक की थी? उनके पास किसने सार्वजनिक की थी? आप लोग लेके आए थे वो कच्चा चिट्ठा कि टीवी चैनल्स के रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डाल के ला रहे थे। सब समाजवादी पार्टी के साथ है। आप जरा आप तो कहते हैं ना वो गुंडों की पार्टी है सर। उनको तो आप कहते हैं ना गुंडों की पार्टी है सर। आप बैलेंस तो कहिए ना। उसमें नहीं होंगे राजा भैया तो कहां होंगे? उनके गुंडों उसमें नहीं होंगे तो कहां होंगे अगर वो गुंडों की पार्टी है तो? अरे भैया दंगों के सरदार आपने तो 25 नाम सुन लिए मायावती के मुंह से। वो कह रही है सुधरने को तैयार है तो हमारे दरवाजे खुले। आप दरवाजे खोल के बैठे हैं सुधार गृह के और फिर कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में भी तो गुंडे हैं। तो क्या बुरी बात कह दी? आप बताइए। आपने तो एक्शन भी नहीं लिया दूसरे पार्टी के लोगों के ऊपर। संगीत सोम के ऊपर क्या कहा आपने? आप साक्षी महाराज पे क्या कहा आपने? आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री एक दिन की सजा काट चुका है, गवर्नर बने बैठे हैं राजस्थान के, उनके बारे में क्या कहा आपने? ये तो सब एक तरफा बात कर रहे हैं। इनको तो आप कह रहे हैं ना गुंडों की पार्टी है। इनको तो आपने घोषित कर दिया ना कि ये सब गुंडों की पार्टियां हैं। दोस्त हूं सर, ये सब तो गुंडों की पार्टियां हैं ना आपके मुताबिक। अरे किस बात का खो दिया भाई? किसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं सर, ये बताइए ना। जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आपने तो ये सारे आरोप एक सेकंड में खारिज कर दिए। आपने कह दिया कि तथ्यों पे बात कीजिए। तथ्य बता दिए तो आप राजा भैया के घर चले गए। सर्व समाज, जब तथ्य बता दिए तो आप राजा भैया के घर चले गए। सर्व समाज, साफ साफ बोलिए ना सर, जो पहले बोल रहे थे कि मुसलमान ने इसलिए वोट दिया। बोलिए ना, जो मायावती कहती हैं जाके रैलियों में कि मुसलमान हमें वोट दे और किसी को ना दे दे वरना तबाह हो जाएगा। बोलिए ना सर, क्यों नाटक करते हैं दलित के नाम का, सर समाज के नाम का? ये तो नहीं कहा। बोलिए ना सर कि सांप्रदायिक राजनीति हम करते हैं असल में। क्या समाज सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हमारी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए खड़ी है, उस पे काम कर रही है। ये और उसमें मुख्तार अंसारी हमारा पोस्टर बॉय है। मुख्तार अंसारी की हम पैरवी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारी मीडिया को बुला के और टीवी पे बैठ के उसको डिफेंड करते हैं, कहते हैं कोर्ट में जो केस चल रहा है वो बकवास है। विशाल पांडे, आपने मायावती से सवाल पूछे, एक के बाद एक लगातार कई सारे सवाल पूछे। खान साहब तो बड़ी देर से तकरीर कर रहे हैं, बहुत दलीलें देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मायावती की दलीलों पे वहां किसी को यकीन हुआ? क्या मायावती के कहने पे ये सारी फेहरिस्त जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ है इसको कूड़े के डिब्बे में डाल दें? विशाल पांडे, देखिए रोहित जी, इसे एक तरफा संवाद भी कहा जा सकता है क्योंकि जो सवाल पूछे गए मायावती अपने जवाब रट कर आई थी कि उन्हें जो बोलना है वो साफ तौर पे बता रही थी। किस तरीके से 2005 में जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन शायद मायावती यहां पर भूल गई कि मुख्तार अंसारी पर जो आरोप लगा है वो साजिश करने का आरोप लगा है और उसी के चलते कि जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उसमें मुख्य साजिशकर्ता मुख्तार अंसारी हैं, इसको बताना शायद मायावती भूल गई। और इसके अलावा जो दूसरी चीजें इसमें सबसे बड़ी रही कि जब उनसे पूछा गया कि क्या दाग अच्छे हो गए हैं, क्या मुख्तार
अंसारी भले इंसान हो गए हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि बताने लगी, ये बताने लगी कि 2005 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और फर्जी मुकदमे कई लगाए गए हैं और इनका परिवार बहुत भला परिवार है, पूर्वांचल में अच्छा रसूख है। तो कुल मिलाकर अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रही थी मायावती और कुल मिलाकर मायावती का फोकस अल्पसंख्यक पर ही था और इसीलिए आज मायावती को दाग भी अच्छे लग गए। जो कल तक लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सुधारने की बात मायावती कर रही थी, अब उनको ये सब चीजें स्वीकार हैं क्योंकि अब चुनाव हो रहा है और चुनावी माहौल में रोहित जी ऐसी चीजें देखना अब और ज्यादा मिल सकती हैं। आरडी त्रिपाठी साहब, आपको लगता है मायावती कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं, इसलिए उनको इन सब चीजों का सहारा चाहिए? जो बात आपकी अधूरी रह गई थी, मैं उसी पे वापस पूछ रहा हूँ। बिल्कुल 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 हाँ, मुझे ये लग रहा है कि मायावती जी को भरोसा नहीं रह गया है अपने ऊपर और इसलिए जो चुनावी समीकरण पर, और उनको लग रहा है इसीलिए उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को खास करके लगाया हुआ था कि माइनॉरिटीज के लोगों को आप ले आइए। और उसमें ये जो मुख्तार अंसारी बंधु हैं, मुझे लगता है दोनों तरफ से अंसारी बंधुओं को भी लग रहा है, उनको भी हताशा है कि अगर हम किसी का साथ नहीं लेते, कोई नाव पर सवार नहीं होते समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, तो हमारे लिए वहां जीतना या सीटें निकालना मुश्किल होगा। और जो गणित है वहां ये सही है कि 20-25 सीटें ऐसी हैं जो आपने खुद बताई थी कि ये लोग अगर किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों का फायदा हो सकता है। लेकिन मायावती जो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं और जिनका बड़ा प्लस पॉइंट था लॉ एंड ऑर्डर का, इस तरह से जस्टिफाई करके उन्होंने लिया है, तो जाहिर है कि एक हताशा है। और उसकी हताशा की एक वजह यही है कि न तो उनके साथ इस समय सवर्ण जुट रहा है और न मुस्लिम भी जुट रहा है। दोनों तरफ से उनको चूंकि बहुत पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो किसी को भी लेने को तैयार हैं। और वैसे भी आपको पता है कि मायावती के यहाँ तो पहले से भी रेलवे की तरह टिकट काउंटर खुला हुआ था, पैसा दे के टिकट पहले भी मिलता था, तो इन लोगों ने भी कोई दिया हो तो कोई ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है। जूही सिंह, आपको लगता है एक तरह से मायावती ने बाईपास जिसको देना कहते हैं अखिलेश यादव को दे दिया, खास तौर पे आज जब मुख्तार अंसारी को उन्होंने न्योता दिया? ये बात दीगर है कि वो बार बार जाएंगी, राजा भैया का नाम भी याद दिलाएंगी और उन तमाम लोगों के नाम याद दिलाएंगी जो बाहुबली हैं आपकी पार्टी में होते हुए, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। तो साथ ही तो आज उन्होंने कह ही दिया कि उन्होंने सुधार गृह खोल लिया है और कोई भी क्राइम हो उनके लिए बड़ी चीज नहीं है। अगर उनकी पार्टी में कोई आ रहा है तो वो फर्जी मुकदमे हैं, अगर उनके साथ खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी के आतंक का शिकार है। तो मायावती जी जस्टिफाई इसको कैसे करेंगी ये वो बेहतर जानती हैं। और आज उन्होंने बहुत खुल के मतलब पूरा सांस्कृतिक रूप से भी डिफेंड किया। मायावती जी ने एक जज की भी भूमिका प्ले की, तो उनके सामने ये बिल्कुल साफ है कि हमारी पार्टी में जो आ रहा है उससे हमें एक वोट का भी फायदा हो रहा है, तो हम किसी मूल्यों को और किसी पैमाने को ध्यान में नहीं रखेंगे, बस हमें जीत और सत्ता से मतलब है। लेकिन रोहित जी, क्योंकि हमारी पार्टी इस पूरे सफर से गुजर चुकी है और ये एक कारण था जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुश्किल पार्टी में पैदा हुई, तो मुझे लगता है कि राजनीति इतनी बदल चुकी है, इतने सारे न्यूट्रल वोटर्स हो चुके हैं, महिलाएं जुड़ चुकी हैं कि इस तरह की जस्टिफिकेशन, इस तरह की राजनीति अब चलेगी नहीं, जो केवल गणित बैठाने वाली राजनीति मायावती कर रही है। उनकी घबराहट भी साफ है क्योंकि वो बाकियों का नाम गिनाते हुए, धर्म के आधार पे क्राइम की विवेचना करते हुए, क्लीन चिट देते हुए सबको आमंत्रण भी दे रही है कि मैं तुम्हें सुधार दूंगी, आप मेरे पास आ जाओ, मेरी पार्टी में ऐसा कुछ स्पेशल मैकेनिज्म अवेलेबल है कि आप बस मेरे सामने बता दो कि आपने ये क्राइम किया है, मैं आपको अभयदान दे दूंगी। तो ये उनकी एक राजकुमारी वाली राजनीति शुरू से चलती है, कमरे से बाहर। जैसे विशाल जी बता रहे थे, किसी प्रश्न का कोई उत्तर ना वो देती हैं, आपने उनकी बात सुन ली और आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाई हैं कि राजनीति अब उनसे बहुत आगे बढ़ गई है जो वो पढ़ रही है। वैसे हमारे देश में सारे भगवान की यूएसपी यही है कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हालांकि समय खत्म हो गया, फिर भी खान साहब मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं सर। अब चुनाव है सर, लोगों के बीच में जाना होगा, कैसे जाके कहेंगे गुंडों की पार्टी को वोट मत दो? जी नहीं, ये तो मैं आपसे कह ही रहा हूं कि इसलिए कहेंगे कि 300 से 400 दंगे किसके शासन में हुए हैं, बुलंदशहर कांड किसके शासन में हुआ है? आप मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे पूरा परिवार,
पूरा परिवार लाइव देख रहा था, हंस रहा था कि ये वहां पर लहू लुहान लोग हो रहे थे, घर छोड़ के भाग रहे थे, हिंदू भाग रहे थे, मुसलमान भाग रहे थे, सारे लोग भाग रहे थे और पुलिस उनको संरक्षण नहीं दे पा रही थी, गुंडे बुरी तरह से हावी हो गए थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी वहां बैठ के नाच देख रहे थे बॉम्बे से बुला के नर्तकियों के सामने। तो हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर, जब मुख्यमंत्री बहन कुमारी माती जी बनेंगी तो आप लॉ एंड ऑर्डर देखिएगा। अभी ये बता रही सिबुतुल्लाह अंसारी को टिकट इन्होंने दिया था, नहीं दिया था? अभी कब पाक साहब बन रही हैं? चलिए सर, कहां से पाक साहब बन रही हुआ? आज के बाद राजा भैया का टिकट के ऊपर आपका कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। आज के बाद से जब भी भारतीय जनता पार्टी बाजा जी सर, आज के बाद से जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबलियों पे कोई बात होगी सर, आज के बाद से जब भी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उस पर कितने केसेस हैं? सर सुनिए ना, इसको भी तो उजागर करिए। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के सर सुनिए ना, के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं? सर सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बना हुआ है। सर सुनिए ना, आप दूसरे खान साहब सुन तो लीजिए, हमारी पार्टी में चूंकि हमारी खान साहब सुन तो लीजिए। अब ये कह दीजिएगा, अब ये ना कहिएगा कि हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है इसलिए उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। प्लीज सर, अटैक कर लो। अब ये डिफेंस मत दीजिएगा कि हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, समाज पार्टी की सरकार बनेगी, मायावती जी नहीं सर नहीं। अब ये विक्टिम कार्ड मत नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब आप उसी कतार में आके खड़े हो गए हैं जिसमें पहले समाजवादी पार्टी को आप बताते थे और बीजेपी को आप बताते थे। अब आप उसी कतार में खड़े हैं और न केवल खड़े हैं सर, अब आप लीड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा डॉन आ चुका है पूरे परिवार के साथ। तो अब से जब जब इस विषय पे बात होगी तो आप विक्टिम प्ले नहीं कर पाएंगे, और जब जनता के बीच में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे सर, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तीनों का ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। न्योता हमने बीजेपी को भी दिया था, लेकिन संबित पात्रा नहीं आ पाए आखिरी वक्त तक। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और विशाल पांडे आपका भी, जो सारे सीधे सवाल आपने किए। 3-4 दिन पहले से आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी थी कि मायावती की पार्टी में मुख्तार अंसारी आएंगे। आज उस पर खुद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुहर भी लगा दी।